नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा एनपीएस के जगह पे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जारी कर दिया गया है। तो हम जानेंगे कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में कौन बेहतर था, क्या एनपीएस से बेहतर यूपीएस है, कैसे लागू किया गया, इसकी क्या कहानी है। इन तमाम मुद्दों को जानेंगे और साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यूपीएस से किन किन कर्मचारियों को फायदा होगा और कितना फायदा होगा और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लाभ हैं। और उसके बाद अंत में हम ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस का कंबाइंड अध्ययन करेंगे। यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना, क्या फायदा होगा सरकारी कर्मचारियों। एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में हम बात करते हैं। सरकारी कर्मियों को क्या फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मी, अब यहीं से समझना चालू कर दीजिए। सरकारी कर्मी की बात कर रहा है, मतलब यह निजी कंपनियों में कार्य करने वाले लोगों के लिए इस स्कीम को नहीं लाया गया है। खबर को जानेंगे, उसके बाद यूपीएस की क्या विशेषताएं हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि एनपीएस क्या है और क्यों हुई लागू। उसके बाद हम ओपीएस बनाम एनपीएस बनाम यूपीएस की बात करेंगे। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, उसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में हम बात करेंगे। सभी के सभी तथ्यों को बारीकी से हम समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। खबर को जानते हैं कि सरकार के द्वारा एनपीएस को प्रतिस्थापित करते हुए एकीकृत पेंशन योजना पेश की गई है। यह जो एकीकृत पेंशन योजना, जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम दिया गया है, एनपीएस के स्थान पर सरकार के द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। सरकार का यह कहना था कि जो एनपीएस था उसको लेकर कर्मचारी संगठन, श्रम संगठनों के द्वारा और कुछ पार्टियों के द्वारा इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा था। तो इसी को ध्यानगत रखते हुए हमने एनपीएस में जो खामियां बताई जा रही थी उन खामियों को दूर करते हुए हमने यूपीएस योजना को लॉन्च कर दिया है, इसको मंजूरी दे दी है। वर्तमान में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर यह लागू होगा और साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का वादा किया गया है। जैसा कि बताया जा रहा था कि जो एनपीएस है वह बाजार आधारित व्यवस्था पर आधारित है, तो इसमें जो रिटायर होता है उसमें कर्मचारियों को कोई निश्चित पेंशन की बात नहीं हो रही है। किसी को 100 रुपए, किसी को 200 रुपए भी मिल रहे थे, ऐसा रिपोर्ट्स बताते थे। लेकिन यह जो यूपीएस योजना आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, इसमें पेंशन के रूप में प्रतिमाह निश्चित धनराशि दी जाएगी। लेकिन उसके लिए भी आपकी क्या है, कुछ सरकार के नियम कानून कायदे हैं, उस जो फ्रेम में जो फिट बैठेगा उसी को निश्चित पेंशन का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा निश्चित पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद यह जो योजना है यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पास विकल्प होगा कि वह एनपीएस को अपनाएंगे या यूपीएस को अपनाएंगे। आइए अब आगे हम बात करते हैं इसके स्पेशलाइजेशन की। यूपीएस की क्या क्या विशेषता है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो निश्चित पेंशन 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद मिलेगा। जो अंतिम 12 महीने होंगे उसमें आपको जितना पैसा मिलेगा उसका औसत निकाला जाएगा और औसत के बाद जो पैसा होगा उसका 50% कर दिया जाएगा। अगर अंतिम वर्ष 2030 में आप रिटायर हो रहे हैं और सभी 12 महीनों का कुल वेतन आपके पास 2,40,000 रुपए आता है, तो अब कितना आपको अगले महीने से पेंशन के रूप में मिलेगा। तो इसमें हम 12 से भाग वेतन का 50% होगा। अब आइए बात करते हैं कम वर्षों की सेवाओं के लिए कम पेंशन, न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए। इसमें दिया गया है कि न्यूनतम अगर 10 वर्ष तक आप नौकरी करते हैं तो आपको न्यूनतम 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। निश्चित पारिवारिक पेंशन की भी बात की गई है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो पेंशन होगा उसका 60% उसके परिवार को प्राप्त होगा, अर्थात उसकी पत्नी को प्राप्त होगा। अगर मानिए कि कोई कर्मचारी पेंशन पा रहा है 10,000 रुपए, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 6,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। इसमें जो एक बात बताई गई है, जो मुद्रास्फीति इंडेक्सेशन, यह क्या होता है, तो सेवानिवृत्ति कर्मियों को महंगाई भत्ता भी प्राप्त होगा। इसकी गणना कैसे की जाएगी, तो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसकी गणना की जाएगी। एक और इसकी विशेषता है वह जो है कि सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान दिया जाएगा,
और यह भुगतान क्या होगा, ग्रेच्युटी के अलावा सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों का 1/10वां हिस्सा। ग्रेच्युटी तो मिलेगा ही, उसके बाद प्रत्येक 6 महीने में जो आपका मासिक परिलब्धियां होंगी उसका 1/10 भाग जोड़ा चला जाएगा और जब आप रिटायर होंगे उस समय आपको मिल जाएगा। जाना कि यूपीएस क्या है, उसकी क्या विशेषता है। अब आइए जानते हैं क्या है एनपीएस और यह क्यों लागू हुई। 1 जनवरी 2004 को ओपीएस के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना के जगह पर एनपीएस को लागू किया गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे। ओपीएस के तहत, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र और राज्य दोनों के सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन अंतिम आहरित वेतन का आधा था। इसका मतलब अगर आप रिटायर हो रहे हैं दिसंबर 2024 में मान लीजिए रिटायर हो रहे हैं, तो 2024 में अगर आपको 1 लाख रुपया वेतन मिलता है तो 2025 के जनवरी महीने से आपको 50,000 रुपये वेतन मिलेगा। अब इसके अतिरिक्त इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होता है। ओपीएस में समस्या कहां से आई कि सरकार ने ओपीएस को स्कीम को बंद करके एनपीएस को लागू कर दिया, तो कर्मचारियों का कोई योगदान इसमें शामिल नहीं था, सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा था। अब ओपीएस जो था इसमें कर्मचारियों की कटौती नहीं होती थी। एनपीएस में क्या होती है, कर्मचारी का जो वेतन आता है उसका 10% कटौती किया जाता है और सरकार उस पर 14% देती है, 14-14.5% के आसपास पैसा देती है। दोनों मिला दिया जाता है और दोनों पैसा सरकार ले लेती है और क्या करती है, उसको शेयर मार्केट के थ्रू बाजार में वह लगा देती है, इन्वेस्ट कर देती है और वही उसी के हिसाब से जब आप रिटायर होते हैं तो आपको उसी के हिसाब से पेंशन बांध दी जाती है प्रति माह। लेकिन ओपीएस में कोई इस प्रकार की कटौती नहीं थी, तो सरकार का यह तर्क था कि ओपीएस में कटौती न होने के कारण बहुत आर्थिक दबाव बढ़ जा रहा था। लेकिन सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि आपने जब ओपीएस कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया तो सरकार बनाने वाले लोग, चाहे वह विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पूर्व हो, उनको अपने ओपीएस स्कीम क्यों जाए। आपको यह कहना चाहिए कि 1 अप्रैल 2004 के बाद से जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के जो भी सदस्य होंगे उनको भी 1 जनवरी जो तिथि थी 2004 से ओपीएस के स्थान पर एनपीएस दिया जाएगा। यहीं पर सरकार का रुख कर्मचारियों के विरोध में दिखाई देने लगा और तभी से ओपीएस का विरोध होने लगा और ओपीएस की जगह पर एनपीएस स्कीम की तुलना कभी नहीं की जा सकती है। एनपीएस बाजार आधारित व्यवस्था है और बाजार उतार चढ़ाव पर आधारित होता है। अब 1990-91 से 2020-21 के बीच पेंशन बिल में 58 गुना बढ़ोतरी हुई। 1990 से 91 में 3,271 और 2020 में 1,90,886 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च होने लगे थे। एनपीएस में क्या अलग था? एनपीएस में क्या अलग था? निश्चित पेंशन समाप्त हो गया था। एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम थी इसमें निश्चित पेंशन नहीं था। आप जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उसके हिसाब से सरकार कंट्रीब्यूट करती है, दोनों को जोड़कर एक मासिक किस्त बांध दी जाती थी और वही आपको पेंशन के रूप में मिलता था। न उस पर डीए मिलता था न और कोई भत्ते मिलते थे। उसके बाद कर्मचारी द्वारा स्वयं वित्त पोषित होता था। वेतन का 10% कर्मचारी और 14% सरकार देती थी और यह पैसा पूरा बाजार में लगा दिया जाता था। किस बाजार में? शेयर बाजार में लगाया जाता था और जो निवेश होता था वह बाजार आधारित होता था, इसलिए जो पेंशन होता था वह बाजार में आपका रुपया कितना है उसी पर निर्भर करता है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। यह पेंशन टाइप, पेंशन कैलकुलेशन कैसे होता था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना था, मिनिमम सर्विस फॉर पेंशन कितना है, मिनिमम पेंशन कितना है, फैमिली पेंशन क्या है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट क्या है और इम्प्लीमेंटेशन क्या है। बात करते चलते हैं हम ओपीएस की। तो ओपीएस में जो पेंशन टाइप था वो डिफाइंड बेनिफिट था, डिफाइंड बेनिफिट, और जो एनपीएस में है ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के आधार पर था और यूपीएस जो है यह दोनों का हाइब्रिड रूप है। वही पेंशन कैलकुलेशन की बात की जाए तो जो ओपीएस था उसमें
50% लास्ट ड्रॉन सैलरी जो आप अपने रिटायरमेंट के अंतिम माह में, जिस माह आप रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उस माह आपको जितना पैसा मिलता है वेतन, उसका 50% था। एनपीएस क्या था? एनपीएस में कुछ इस प्रकार का फिक्सेशन नहीं था और मार्केट बेस्ड था, इसलिए इसको लोग गलत ठहरा रहे थे। वहीं अगर यूपीएस की हम बात की जाए तो अंतिम वर्ष, रिटायरमेंट के अंतिम वर्ष में आपने 12 महीने में जितना वेतन पाया है उसका 50% एवरेज लिया जाएगा। और यह इस कब लागू होगा? यह सिर्फ अगर आप 25 वर्ष की नौकरी पूरी करते हैं तभी लागू होगा। वहीं अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कर्मचारी इसमें कितना योगदान करता है, तो ओपीएस में कोई कर्मचारियों का योगदान नहीं था। एनपीएस जो स्कीम थी इसमें 10% जितना आपका वेतन आता है उसका 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था। और यूपीएस में सिमिलर टू एनपीएस, और इसमें भी जो यूपीएस स्कीम आई है उसमें भी 10% ही जो कर्मचारी होगा अर्थात एम्प्लॉय होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मतलब जो नौकरी देने वाले लोग हैं अर्थात सरकार, उसका योगदान कितना था, तो ओपीएस में जितना सब कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का नहीं था, सब गवर्नमेंट का था। यही तर्क देकर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में इस ओपीएस योजना को समाप्त कर दिया गया। जो एनपीएस है इसमें 14% सरकार कंट्रीब्यूट करती थी, लेकिन जब यूपीएस स्कीम आई है इसमें यह बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा ये एश्योर्ड बेनिफिट पर आधारित होगा और वह 18.5% के आसपास होगा। मिनिमम सर्विस फॉर पेंशन मतलब कितनी आप सर्विस करेंगे कि आप पेंशन के हकदार होंगे। तो ओपीएस में 10 वर्ष था, एनपीएस में नो मिनिमम टाइम था और इसमें भी 10 इयर्स फॉर मिनिमम पेंशन की बात की गई थी। मिनिमम पेंशन की बात अगर की जाए तो ओपीएस में एम्प्लॉयड थ्रू डीए मतलब डीए महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाता था। इसमें कोई गारंटी नहीं है और इसमें अगर 10 वर्ष, अगर यूपीएस में की स्कीम क्या है कि अगर आप 10 वर्ष नौकरी करते हैं न्यूनतम तो आपको 10,000 रुपए गारंटी मासिक पेंशन दी जाएगी। फैमिली पेंशन की अगर बात की जाती है तो ओपीएस में भी अवेलेबल था, एनपीएस में भी अवेलेबल था, लेकिन यूपीएस की बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर फैमिली पेंशन की बात करते हैं तो जितना वह कर्मचारी एम्प्लॉय पेंशन पाता था उसका 60% उसके फैमिली पेंशन के रूप में दे होगा। अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की बात करते हैं, मुद्रास्फीति महंगाई भत्ते की बात अगर आप करते हैं तो थ्रू डीए इसमें महंगाई भत्ते के अकॉर्डिंग बढ़ोतरी होती थी ओपीएस में। एनपीएस में कोई गारंटी नहीं थी कि महंगाई बढ़ने और घटने से जो एनपीएस स्कीम के तहत आपको मासिक पेंशन मिलती थी उसमें कोई गारंटी नहीं थी कि बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन यूपीएस में इन्फ्लेशन इंडेक्सन के आधार पर इसमें अब आपको जानना होगा कि जो महंगाई भत्ता होता है और जो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन होता है वह दोनों अलग बातें होती हैं। यही इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो जो ओपीएस था वह 2004 के पहले की बात है, एनपीएस है वो 2004 के बाद की बात है और जो यूपीएस लागू होगा वह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ये हमने देखा पूरा ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस किसमें क्या देय था, कितना मिलता था, हमने सभी को एक साथ रखकर समझने की कोशिश की। बहरहाल जो यूपीएस लागू होगा उसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन बताया था कि 1 अप्रैल 2025 तक इसके से संबंधित सारे नियम कानून कायदे बना लिए जाएंगे और 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस योजना को लागू कर दी जाएगी। यह जो हमारा कक्षा का फ्रेम है वह समाचार पत्र और सरकार के द्वारा जारी किए अध्यादेश के आधार पर इसको बनाया गया है। इसमें फेरबदल होने की संभावना है। जो असली आपको 1 अप्रैल 2025 से जब यह योजना लागू हो जाएगी तो जो राजपत्र में इसके लिए जो सूचना आएगी, अधियाचन आएगा, ये जो सारी चीजें आती हैं सरकारी गजट में उसके अनुसार बदलना भी इसमें संभव होता है, हो सकता है। ये रहा हमारा पूरा यूपीएस से जुड़ा हुआ मामला। इसमें सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस में फायदा होगा। ओपीएस क्या स्कीम थी, कब से लागू की गई थी, क्यों इसको बंद कर दिया गया था, किसने बंद किया, बंद करने के पीछे क्या कारण था, केवल सरकारी कर्मचारियों का ही क्यों बंद किया गया, और जो लोग जिनको ओपीएस मिलता है, कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनको ओपीएस अभी भी मिलता है, उनको क्यों दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हमने
बात किया। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।